आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हो गए। मेरा नाम महेंद्र सिंह, एमएसपी जी के ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हां, रॉलेट एक्ट के बारे में शायद आपने कभी पढ़ा होगा, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, ये क्यों लागू किया गया, इसके क्या पहलू है और हमारे देश के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, कौन कौन सी इस समय क्या क्या गतिविधियां हुई थी, वो सारी चीजें हम लोग याद करने चाहेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो देखो, जो रॉलेट एक्ट है 1919 की घटना है। अब इसकी पहलू क्या है, पहले तो आपको वो चीजें याद होनी चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड याद होना चाहिए इसका। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 के मध्य चला था। अब उस समय क्या हुआ था, सन 1915 के समय में महात्मा गांधी जी से ब्रिटिश सरकार ने सहायता मांगी थी कि कृपया करके हमारी इस प्रथम विश्व युद्ध में सहायता कर दीजिएगा, हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट प्रदान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी सी बातें होती थी। और गांधी जी ने उस समय अंग्रेजों की सहायता भी की थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो कोई सेल्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया अंग्रेजों ने, बिल्कुल एक तरह से यहां पर अपने वादे से निकल गए थे। और भारत उस समय अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के उच्च शिखर पर था। और अंग्रेजों ने क्या किया था, सन 1915 में हमारे देश के लोगों की पावर को उस समय अंग्रेजों ने छीन लिया था। सन 1915 के दौर में ही अंग्रेज एक एक्ट लेकर आए थे जिसका नाम था डिफेंस इंडिया एक्ट। जी बिल्कुल, डिफेंस इंडिया एक्ट। ये अंग्रेज सन 1915 में एक एक्ट लेकर आए थे, डिफेंस इंडिया एक्ट 1915 में लेकर आए थे, समझ रहे हो आप लोग। और इसके तहत भारत के लोगों की पावर को, काफी पावर को छीना भी गया था। उसी समय आप लोग देखोगे सन 1916 के समय में, देखो मैं रॉलेट एक्ट क्या, इसका बैकग्राउंड आपको याद होना चाहिए, आराम से उस टॉपिक को, रॉलेट एक्ट को आप लोग कवर कर पाओगे अगर इसका बैकग्राउंड थोड़ा आपको याद है कि कैसे क्या चीजें चल रही है। 1916 का समय आप पढ़ोगे तो 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में कांग्रेस के एक सेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई थी। और इसी सेशन के अंदर जो गरम दल नेता है, गरम दल और नरम दल, इन दोनों में समझौता हो चुका था, क्योंकि गरम दल 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गरम दल कांग्रेस से बाहर हो चुके थे। लेकिन 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर जी तिलक, इन दोनों के प्रयासों से गरम दल को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है, समझ रहे हो। और इसी सेशन के अंदर, इसी समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर भी समझौता किया गया था। और दोनों पार्टियों ने मिलकर स्वराज्य प्राप्ति के लिए यहां पर एक तरह से एकता दिखाई थी और स्वराज्य प्राप्ति के लिए यहां पर प्लान तैयार किए। तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग योजना, ये 1916 में हुई थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग योजना, जिसके तहत मैं आपको एक बात और बता दूं, 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की जो शुरुआत की गई थी, कांग्रेस ने 1916 में मुसलमानों की इस बात को भी स्वीकार कर लिया था। और दोनों पार्टी ने मिलकर, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने मिलकर, दोनों ने मिलकर हमारे देश में स्वराज्य प्राप्ति के लिए, स्वशासन प्राप्ति के लिए यहां पर मुहिम शुरू कर दी। अब इससे अंग्रेजों को देखो परेशानी होगी, अंग्रेजों को यहां पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी जो क्रांतिकारी गतिविधि है, क्रांतिकारी जो प्लान है, वो बिल्कुल एक उच्च स्तर पर है। होम रूल मूवमेंट भी चले थे इस समय, ठीक है। और गरम दल के नेता का तो मानना यह था कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें तो सिर्फ चाहिए तो चाहिए स्वराज्य, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, गरम दल का जो मास्टरमाइंड हुआ करता था हमारे देश में, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक तो चाहते थे कि हमें तो अंग्रेजों कुछ नहीं चाहिए तुमसे, सिर्फ हमें स्वराज्य चाहिए, स्वराज्य दो हमें, मेरा स्वराज्य प्रदान करो मुझे, ठीक है, जानते होगे आप लोग। तो इन सारी चीजों से अंग्रेज भी परेशान हो रहे थे। और 1919 के दौर में अगर आप आओगे, 1919 ईस्वी के समय में जो ये भारत रक्षा कानून था, जो 1915 में लागू किया था, डिफेंस इंडिया एक्ट, इसकी अवधि 1919 में समाप्त होने वाली थी। ये अंग्रेजों को टेंशन हो रही थी, ये प्रॉब्लम अंग्रेजों को सता रही थी। अगर ये रक्षा कानून जिसके तहत कई पावरों को छीन के रखा हुआ अंग्रेजों ने, अगर ये कानून, ये एक्ट, डिफेंस इंडिया एक्ट 1919 के अंदर समाप्त हो गया तो अंग्रेजों को परेशानी हो जाएंगी, सिविल वार हो जाएंगे, यहां पे भागना पड़ेगा अंग्रेजों को, यहां पर एक तरह से दुम दबाकर इंग्लैंड में भगा देंगे हिंदुस्तान के क्रांतिकारी, क्योंकि एक्शन शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हो चुका है, गरम नरम दल एक हो चुकी है, उच्च स्तर पर हमारी एक तरह से क्रांतिकारी गतिविधियां है। तो अंग्रेजों का जो 1919 में जो रॉलेट एक्ट है ना, एक आसान भाषा में बोले क्यों लाए गए, हमारी क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेज लोग रॉलेट एक्ट लेकर आए थे।
अब कैसे क्या था वो चीजें आप समझो। सन 1918 के अंदर देखो एक अंग्रेजों की कमेटी थी, एक अंग्रेजों की समिति बनी थी जिसका नाम था सैडिसन कमेटी। शायद आपने नाम सुना होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं सैडिसन कमेटी। ठीक है, एक अंग्रेजों की कमेटी बनी थी जिसका नाम था सैडिसन कमेटी। ठीक है जी, सैडिसन कमेटी, जिसके मुखिया, जिसके जो चीफ है ना, उसके मुखिया का नाम था, इसके अध्यक्ष का नाम था भाई सिडनी रोलेट। समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। सिडनी रोलेट इस कमेटी के, सैडिसन कमेटी के चीफ है, समझ गए। और इस कमेटी ने, सैडिसन कमेटी ने ही सन 1918 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, सन 1918 में। और इसी की रिपोर्ट के आधार पर, सैडिसन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फेब 1919 फरवरी 1919 में केंद्रीय विधानमंडल में 2 विधेयक लाए गए। सैडिसन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 में केंद्रीय विधानमंडल में 2 विधेयक लाए गए, जिनमें एक विधेयक को तो रोक लिया गया और दूसरे विधेयक को अंग्रेज लोग कुछ समय बाद, यानी कि भाई साहब 21 मार्च 1919 को पारित कर देते हैं। और उसी विधेयक को कहा गया रोलेट एक्ट, उसी को कहा गया रोलेट एक्ट। तो कब पास किया गया रोलेट एक्ट, कब पारित किया गया रोलेट एक्ट? 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। तो मैंने आपको क्या बताया, सैडिसन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 में केंद्रीय विधानमंडल में 2 विधेयक लाए गए थे, जिसमें एक विधेयक को तो रोक लिया गया था अंग्रेजों ने, और एक दूसरा विधेयक को अंग्रेजों ने पारित कर दिया 21 मार्च 1919 को, और उसी को रोलेट एक्ट कहा गया था, जिसका टारगेट था अंग्रेज। रोलेट एक्ट क्या था? इसके तहत अंग्रेज हमारे देश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां उच्च बिंदु पर, उच्च शिखर पर आई हुई है, अंग्रेज लोग उसको कुचलना चाहते थे। यानी इस रोलेट एक्ट के तहत अंग्रेज लोग किसी भी भारतीय बंदे को बिना मुकदमा दायर किए हुए किसी भी भारतीय को अंग्रेज लोग जेल में बंद कर देते थे और 2 वर्ष के लिए जेल में बंद करके रखते थे। किसी भी भारतीय होता, संदेह के आधार पर अंग्रेज लोग गिरफ्तार करते और जेल में बंद करते, चाहे वो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, चाहे कामकाज करने वाला किसान परिवार हो, किसी भी टाइप का इंसान हो, अंग्रेज लोग उस भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर अरेस्ट करते और बिना मुकदमा दायर किए उसको जेल में बंद कर देते, 2 साल तक जेल में रखते थे। इस टाइप के कानून को रोलेट एक्ट कहा गया था, जो कि देश के खिलाफ है। भारत में इसका विरोध किया गया। महात्मा गांधी ने इस रोलेट एक्ट के बाद अंग्रेज लोगों को शैतानों की संज्ञा के नाम से संबोधित किया था कि अंग्रेज लोग शैतान हैं। ठीक है, ये इस टाइप का रोलेट एक्ट लेकर आए अंग्रेज लोग। इस रोलेट एक्ट के बाद हमारे देश के अंदर विश्वव्यापी हड़तालें होने लगी भारत के अंदर। ठीक है, हड़तालें की गई भारत के अंदर इस समय पंजाब और दिल्ली के अंदर। ठीक है, गांधी के कहने पर शांतिपूर्ण तरीके से इस रोलेट एक्ट के खिलाफ हड़तालें की गई और गांधी जी को कुछ छोटी छोटी यहां पर घटना होने लगी पंजाब और दिल्ली में, और इन छोटी छोटी घटना के कारण महात्मा गांधी जी को दिल्ली और पंजाब की सीमाओं में एंट्री के लिए बंद कर दिया गया। गांधी जी को अंग्रेजों ने यहां पर एंट्री नहीं दी। महात्मा गांधी जी को यह अंग्रेज लोग अप्रैल 1919 में गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करते हैं और गांधी जी को मुंबई छोड़ के आ जाते हैं। गांधी जी की नो एंट्री कर दी दिल्ली और पंजाब क्षेत्रों में। हमारे पूरे भारत में इसी समय 6 अप्रैल 1919, ध्यान रहे, 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। 6 अप्रैल 1919 को अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी समय महात्मा गांधी जी की एंट्री को बंद कर दिया गया था। यहां पर काफी जुलूस निकाले गए, शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस भी निकाले गए थे। ज्यादातर यहां पर गतिविधियां कहां पर हो रही थी? पंजाब और दिल्ली के अंदर। लेकिन मेन जो महात्मा गांधी जी थे उनको यहां पर एंट्री उनको नहीं दी गई थी। तो जो रोलेट एक्ट है वो किस कमेटी के द्वारा लागू किया था? तो ब्रिटिश कमेटी है। यहां पर आप लोग समझना, ब्रिटिश कमेटी है, सैडिसन कमेटी। इस सैडिसन कमेटी के द्वारा इस रोलेट एक्ट को भारत में लागू किया गया था, पारित किया गया था 1919 में, 21 मार्च 1919 को। इसका नाम रोलेट एक्ट क्यों पड़ा? इस टाइप का जो कानून है इसका नाम रोलेट एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि जो सैडिसन कमेटी के द्वारा, सैडिसन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक कानून पास किया था, तो उसी सैडिसन कमेटी के चीफ कौन थे? उस सैडिसन कमेटी के चीफ थे सिडनी रोलेट नाम का अंग्रेज, और इसी सिडनी रोलेट के नाम पर इसका नाम रोलेट एक्ट रखा गया था। ठीक है, ये सारी चीजें।
अब जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो उसमें कैसे क्या हुआ वो चीजें आप लोग देखना। तो मैं क्या कह रहा हूं, पूरे भारत में इसका विरोध किया जा रहा है और मेन यहां पर पंजाब और दिल्ली के अंदर इसका जबरदस्त रॉलेट एक्ट का विरोध भारत में किया जा रहा है। तो भारत के अंदर कुछ दो लीडर मैं यहां पर नाम यूज कर रहा हूं, आप लोग समझना। एक नाम यहां पर है डॉक्टर सत्यपाल, एक यहां पर मैंने नाम यूज किया, एक क्रांतिकारी भारत में डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरा यहां पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये वही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू है, स्टालिन अवार्ड प्राप्त करने वाला फर्स्ट हिंदुस्तानी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो आप लोग समझ रहे होंगे, दो नाम बताए मैंने, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अंग्रेज क्या करते हैं, ये लोग डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू रॉलेट एक्ट के विरोध में ये जनता का नेतृत्व कर रहे थे, विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का ये, और नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व करता थे दोनों ये लीडर। लेकिन अंग्रेज लोग इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लेते भाई। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेज लोगों ने इनको अरेस्ट कर लिया, और जैसे ही अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट किया तो भारत में इनकी रिहाई के लिए, पंजाब में इनकी रिहाई के लिए फिर से जुलूस निकाले गए कि भाई इनकी गिरफ्तारी के विरोध में इनको रिहा किया जाए। लेकिन अंग्रेज लोगों ने इनको रिहा नहीं किया। तो 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों के साथ भारतीय नेताओं की, भारतीय क्रांतिकारियों की उस समय झड़प भी हो गई थी, जिसमें कुछ अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों को गोलियों से मार भी दिया था और कुछ अंग्रेज भी उस समय मारे गए थे। तो यह बहुत ही बड़ी यहां पर घटना हो गई थी। और अंग्रेजों ने एक ये अनाउंस कर दिया कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियां करोगे, हमारे खिलाफ कोई भी नारेबाजी करोगे, रैली जुलूस निकालोगे, तो भाई जेल में डाले जाओगे या मारे जाओगे। मतलब कहां का कानून है, इस टाइप के एक तरह से नियम लागू कर रही है, यानी मार्शल लॉ लागू कर दिया पूरे पंजाब के अंदर अंग्रेजों ने। तो इसके 3 दिन बाद, इस घटना के 3 दिन बाद भाई, ठीक है, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का समय था। और एक स्थान मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, जलियांवाला। ये एक जलियांवाला जो जगह है, ये एक इसके मेन गेट हुआ करता था, सिर्फ एक मेन गेट हुआ करता था, इसके सिर्फ एक मेन गेट, और बीच के अंदर इसके अंदर एक कुआं था, आने जाने का सिर्फ एक मेन गेट था, ठीक है। और बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 के दिन, बैसाखी बहुत ही बड़ा पर्व होता है बैसाखी, ठीक है। तो बैसाखी के दिन प्रतिवर्ष यहां पर इस मैदान में भीड़ लगती थी, प्रतिवर्ष मेले वगैरह का आयोजन यहां पर होते थे। और इस दिन 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन भी यहां पर भीड़ लगी हुई थी, ठीक है। और कुछ हमारे क्रांतिकारी, कुछ हमारे नेता इस रॉलेट एक्ट के विरोध में अपनी शांतिपूर्वक सभाएं कर रहे थे, सिर्फ शांतिपूर्वक सभा, अहिंसात्मक तरीके से। लेकिन अंग्रेजों को जब इस बात का पता लगता है, अंग्रेज सोचे कि ये जो शांतिपूर्वक, देखो सभा तो शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, लेकिन अंग्रेज सोचा कि ये कोई ना कोई हिंसात्मक घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग, जो भी यहां पर भीड़ इकट्ठी हुई है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, यहां पर मैं एक बात और बता दूं आपको, जो पंजाब है, इस पंजाब के एक एलजी था, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जिसका नाम था माइकल ओ डायर। समझना शब्द को मैं क्या लिख रहा हूं, माइकल ओ डायर शब्द मैंने लिखा है, माइकल ओ डायर। ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और उसी समय पंजाब की सेना का यहां पर एक मैं ऑफिसर बता रहा हूं, जो था ब्रिगेडियर रेंजिनोल्ड डायर। देखो ध्यान रहे, यहां पर 2 डायर यूज हुए हैं, एक तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर बता रहा हूं मैं, और दूसरा यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, रेंजिनोल्ड डायर, इनका सैनिक है, एक ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर, ब्रिगेडियर रेंजिनोल्ड डायर, जनरल रेंजिनोल्ड डायर जो आप लोग बोलते हो। अब देखो, जो ये भीड़ यहां पर इकट्ठी हुई थी, इस माइकल ओ डायर ने ऑर्डर दिया रेंजिनोल्ड डायर से कि जो ये भीड़ यहां पर इकट्ठी हुई है, करो भाई इनको सपा यहां से। रेंजिनोल्ड डायर इस माइकल ओ डायर के ऑर्डर से ये बंदा अपने कुछ 90 सैनिकों को लेकर चलता है, और ये इस मेन गेट में अपनी मशीन गन लगा देता है। बिना चेतावनी इन निहत्थे लोगों पर, हजारों की संख्या में यहां पर भीड़ इकट्ठी थी, बिना चेतावनी इन निहत्थे लोगों पर ये रेंजिनोल्ड डायर फायर करवा देता है, और यहां पर इन लोगों को गोलियों से ये बदमाश, ये दुष्ट इनको बूंद डालता है, इन हजारों लोगों को। 10 मिनट की एवरेज में 379 लोग मारे गए थे। 15-20 मिनट इन्होंने गोलीबारी की थी, पूरे मैदान को 15-20 मिनट में इन लोगों ने सफा कर डाला थी अंग्रेजों ने गोलियों से। निहत्थे लोगों को यहां पर मारा गया, और कुछ लोगों ने तो जो कुआं था इसमें
एक तरह से कूद गए थे, जिसके कारण कुछ लोग वैसे मारे गए थे, कुछ लोग भगदड़ में मारे गए थे। कुछ समय बाद एक रिपोर्ट आई कि यहां पर कम से कम 2000 के लगभग 1000 प्लस 2025 समथिंग लोग यहां पर मारे गए थे। आज सभी का डाटा यहां पर अलग अलग मिलेगा आपको। हजारों लोग घायल हुए, हजारों लोग यहां पर मारे गए, यानी 10 मिनट के एवरेज में 379 लोग मारे गए थे। और जो ये नरसंहार था जलियांवाला बाग स्थान पर, इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा नरसंहार था इन अंग्रेजों के द्वारा जो ये गोलीबारी की थी। अब अंग्रेज सरकार को नहीं पता था ये कि ये इस टाइप का अंजाम देने वाले हैं। ये तो माइकल ओडायर ने ऑर्डर दिया, रेंजिनोल्ड ने एक तरह से फॉलो किया, गया मशीन गन लेकर 90 सैनिक लेकर दाएं दाएं करके उड़ा दिया सभी को, हजारों लोगों को। 20 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर सबको सपा कर डाला, इसने मार डाला सभी लोगों को, निहत्थे लोगों को। अब इसकी जांच की मांग उठने लगी। ब्रिटिश सरकार ने इसमें एक जांच कमेटी बनाई, जांच की मांग उठने लगी। और जो ब्रिटिश सरकार ने इस समय जांच कमेटी बनाई थी, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो ब्रिटिश सरकार ने जांच कमेटी बनाई थी, उसका नाम था हंटर कमेटी। जो ये हंटर कमेटी बनी थी भाई, ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित अंग्रेज सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हंटर कमेटी। और इस हंटर कमेटी, देखो इसका नाम एक लॉर्ड हंटर के नाम पर, एक अंग्रेज था लॉर्ड हंटर, इसमें कई सदस्य थे हंटर कमेटी में, लॉर्ड हंटर के नाम पर इस कमेटी का नाम है हंटर कमेटी। वैसे इसमें लॉर्ड हंटर, मिस्टर रैस्किन, मिस्टर राइस, जॉर्ज बरो, स्मिथ, चिम्मनलाल सित्तलवाड़, भारत का व्यक्ति भी था इसके अंदर शामिल। तो ऐसे काफी लोग थे इसके अंदर। तो लॉर्ड हंटर के नाम पर यह कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। लेकिन हंटर कमेटी का जो रिजल्ट आया था, देखो इनको यहां पर कोई, इनको डायर लोगों को कोई सजा वजा नहीं दी गई, इनको कोई दंड वगैरह कुछ नहीं दिया गया। और इनको तो यहां से, इंडिया से इनको भेज दिया गया इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में तो इनका क्या स्वागत होता है, इनके ऊपर फूल माला बरसाई जाती है, इनका बड़ा स्वागत किया जाता है, पुरस्कार इनको दिए जाते हैं, इन डायर लोगों को बड़ा सम्मान किया गया था वहां पर इन लोगों को। लेकिन जब बाद में पता लगा कि ये तो कितना बेकार एक तरह से काम भारत में करके आए हैं, अंत भी होगा इनका, मैं बताऊंगा कैसे क्या हुआ, और जैसा किया वैसा इनका अंत हुआ। तो इनका बड़ा स्वागत किया गया था लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट इस समय 1919 में तो कमेटी का हमारे पक्ष में नहीं गया था, ठीक है, हंटर कमेटी का। इसी समय हमारे जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इस समय हमारे देश के एक महान साहित्यकार हुआ करता था रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर, महान साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार विजेता, फर्स्ट एशियन साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस समय अपनी नाइटहुड की उपाधि, यानी कि सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने एक उपाधि मिली हुई थी, केसरी हिंद की उपाधि, तो गांधी जी ने इस समय केसरी हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी गांधी जी ने। इसी समय एक वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे शंकर नायर नाम के एक व्यक्ति था, शंकर नायर नाम का, ठीक है, शंकर नायर, सुनना शब्द को, शंकर नायर, ये इस समय वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे। और इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी समिति से उससे सदस्यता त्याग दी थी शंकर नायर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी, गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी। तो ये ऐसा भी यहां पर सिलसिला चला, ठीक है। इसी समय 1919 के समय में हमारे देश के अंदर एक क्रांतिकारी और हुआ करता था जिसका नाम था चमन देव। और इस चमन देव के नेतृत्व में सन 1919 में एक फौज बनी जिसका नाम रखा गया था डंडा फौज। तो चमन देव के नेतृत्व में 1919 में ये डंडा फौज का भी गठन इस समय किया गया था। अब देखो टाइम तो लगा, लेकिन जो ये दुष्ट लोग थे, माइकल ओडायर, रेंजिनोल्ड डायर, देखो रेंजिनोल्ड डायर है ना, ये तो बहुत पहले मर लिया था, ये तो 1927 के अंदर मर लिया था। 1927 में इसकी इंग्लैंड में डेथ हो गई थी, पैरालाइज हो गया था ये। बहुत अच्छा हुआ इसके साथ, जैसा किया वैसा इसने भुगता, और होना चाहिए था इसके साथ। तो ऐसा फायर करके गया था, एक तरह से निहत्थे लोगों को इन्होंने उड़ा दिया था 1919 में, रेंजिनोल्ड डायर ने फायर करवा दिया था। तो रेंजिनोल्ड डायर जो फायर करके मैदान में गया था ना, वो तो 1927 में मर लिया था, पैरालाइज हो गया था, ये ध्यान रहे। और जो भाई साहब ये ऑर्डर देने वाला बंदा था माइकल ओडायर, हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी हुआ करते थे उधम सिंह। उधम सिंह जी पंजाब के अंदर जन्मे थे, उधम सिंह, ध्यान रहे, उधम सिंह जी का जन्म पंजाब के अंदर हुआ था। और उधम सिंह 26 दिसंबर सन 1899 को पंजाब के अंदर जन्मे थे। भारत का महान क्रांतिकारी उधम सिंह जी। उधम सिंह जी क्या करते हैं, लंदन के अंदर जाते हैं, और लंदन के अंदर
13 मार्च सन 1940 का समय था। लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह जी इस माइकल ओडायर को गोली से दाएं दाएं उड़ा डालता है, मार देता है। लंदन के अंदर इस माइकल ओडायर को गोली से उड़ा दिया था उधम सिंह जी ने। उधम सिंह जी को अरेस्ट किया जाता है और उधम सिंह जी को अंग्रेज लोग 31 जुलाई सन 1940 को लंदन में फांसी दे देते हैं। तो लंदन में, इंग्लैंड में इनको फांसी दी गई थी उधम सिंह जी को 31 जुलाई 1940 को। 26 दिसंबर 1899 को इनका जन्म हुआ था और 31 जुलाई सन 1940 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो अंत तो इनका हुआ, बट टाइम लगा। तो माइकल ओडायर को उधम सिंह ने मारा था, जिसने ऑर्डर दिया था, यानी कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर को। समझ रहे हो? उधम सिंह जी के नाम पर 1995 में एक नगर भी बसा था, उधम सिंह जी नगर, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग अन्य वीडियो से भी नॉलेज ग्रहण करते रहो। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रहे, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। थैंक यू सभी को, थैंक यू।